कि राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के सामने सरेंडर कर दिया है। उधर एक बयान ईरान से आया हुआ है, उनके जो रिवोल्यूशनरी गार्ड है उनका बयान है। उनका कहना है हम तय करेंगे कि युद्ध कब खत्म होगा। ट्रंप लगातार अपना गोल पोस्ट बदलते जा रहे हैं। उनको यह बात बहुत जल्द समझ में आ गई कि दरअसल नेतन्याहू ने उनको बुरी तरीके से ईरान के युद्ध में फंसा दिया है, और चूंकि युद्ध में कूदने का उनके पास कोई स्पष्ट कारण नहीं है, ना कोई कारण वो अमेरिका की जनता को बता पाए हैं, इसलिए इस वक्त अमेरिका के अंदर ट्रंप लगातार अलोकप्रिय होते जा रहे हैं। और अलोकप्रिय होने के साथ साथ उनकी जो स्थिति है वो बहुत कमजोर होती जा रही है। लेकिन अब उनको समझ में आ गया है कि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति है, लेकिन उसके बावजूद भी ईरान को झुकाने की ताकत फिलहाल उनके पास नहीं है। नेतन्याहू काफी हद तक अपने मकसद में कामयाब रहे हैं, और ईरान ने यह साबित कर दिया है कि वो अमेरिका और इजराइल की धमकियों से या उनके हमलों से डरने वाला नहीं है। वो आगे बढ़ता जा रहा है, भले ही उसकी बर्बादी बहुत हुई है, भले ही उसको बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन वो डिफाइंट है कि जब मामला ये खत्म होगा तब ईरान का भारत से संबंध कैसा होगा, कुछ बदलाव होगा नहीं होगा? देखिए, मैं तो ये कहूंगा, हालांकि मैं ये कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं कहूंगा कि भारत ने बहुत बड़ी गलती की है। पूरी तरीके से इजराइल के साथ खड़ा होकर उन्होंने वाकई में बहुत बड़ी गलती की है। मोदी सरकार पर कोई ऐसा दबाव था जिसकी वजह से हम पूरी तरीके से इजराइल के साथ खड़े हो गए, अमेरिका के साथ खड़े हो गए, और हमने कई गलतियां एक साथ कर दी हैं। एक हिसाब से बीच में फंस गया है, इजराइल का साथ दिया ईरान के टाइम में, और उधर पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि उनके जो सेना के अध्यक्ष वहां पर पहुंचे यूएई में, तो उन्हें समझाने गए थे कि ये आप पे हमला नहीं है, अमेरिका आपको भड़का रहा था। तो उन्होंने तो और सही किया, उनके टर्म से भी बने हुए हैं, उनके खाड़ी देशों से भी बने हुए हैं, और बीच में उन्होंने काम भी किया, वो भी नॉर्मल था। भारत एक तरफा दिखा तो उसका नुकसान कितना होता है भारत को। कि राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के सामने सरेंडर कर दिया है। कल तक जो ट्रंप ईरान को नक्शे से मिटाने की धमकी दे रहे थे, आज अचानक क्यों कह रहे हैं कि युद्ध बहुत जल्द खत्म होने वाला है, हो सकता है कि अमेरिका इस जंग में बुरी तरह फंस गया है। सवाल उठ रहा है, क्या ट्रंप इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के दबाव में आकर ईरान के ऐसे चक्रव्यूह में फंस गए हैं जहां से निकलना उनके लिए नामुमकिन हो गया? आज चर्चा उस खबर की जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। एक तरफ ट्रंप दावा कर रहे हैं कि उनका एक छोटा ऑपरेशन सफल रहा और कभी भी युद्ध खत्म हो सकता है, तो दूसरी तरफ ईरान ने साफ कह दिया है कि अभी तो पिक्चर शुरू हुई है, बातचीत का तो सवाल ही नहीं उठता है। और इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट लेकर आए हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। वही पुतिन जिन्होंने ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई का खुलकर समर्थन किया। आज ट्रंप उनसे फोन पर 1 घंटे बात करते हैं और कह रहे हैं कि पुतिन ने मदद की बात कही है, बातचीत अच्छी हुई है रचनात्मक तौर पर। क्या ट्रंप इस जंग में पूरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं? तो सर, जैसा कि मैंने शुरुआत करा उस लाइन से, क्या ट्रंप ने सरेंडर कर दिया है? सरेंडर शब्द भारत में बहुत चलता है। तो 3 बयान इस वक्त हमारे सामने हैं। एक बयान है अमेरिका के राष्ट्रपति का, वो क्या कह रहे हैं कि बहुत जल्द ये युद्ध खत्म हो जाएगा, लेकिन इस हफ्ते नहीं। हाँ। दूसरा बयान नेतन्याहू का है, जो कह रहे हैं वी आर नॉट डन येट, और उनका कहना है कि ईरान के लोगों की इच्छा है कि वो तानाशाही के जुए को उतार कर फेंके, लेकिन ये उनके ऊपर निर्भर करता है। वी आर नॉट डन येट यानी अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है। उधर एक बयान ईरान से आया हुआ है, उनके जो रिवोल्यूशनरी गार्ड है उनका बयान है। उनका कहना है हम तय करेंगे कि युद्ध कब खत्म होगा, हम तय करेंगे। अब ये 3 बयान है। इसमें से अगर सबसे पहले हम ट्रंप के बयानों की विवेचना करें तो स्थिति थोड़ी स्पष्ट होती है। आपको याद होगा कि मैं शुरू से कह रहा हूं कि इस युद्ध की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि अमेरिका के पास कोई असली कारण नहीं है कि क्यों वो ईरान पर हमले के लिए कूदे। यानी ईरान पर हमले का कोई स्पष्ट कारण ट्रंप नहीं दे पाए, कोई कारण नहीं। बल्कि इस वक्त अमेरिका के अंदर जो सबसे बड़ी बहस चल रही है वो ये चल रही है कि आखिर ट्रंप युद्ध में क्यों कूद गए। जब भी आप किसी युद्ध में कूदते हैं तो आपके सामने लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट होता है कि हम इस कारण से वहां पे कूदे। आप जैसे मर्डर में क्या होता है कि आपको जो क्यों मारा गया, यानी मोटिव इंपॉर्टेंट होता है। हाँ। तो अमेरिका का मोटिव क्या था इस युद्ध में कूदने को लेकर, यह स्पष्ट नहीं है। क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है, इसलिए उनके लिए एग्जिट रूट भी मुश्किल हो रही है। मैंने शुरू से कहा था। हाँ। तो अमेरिका में अगर आपको ध्यान होगा कि पहले ट्रंप महोदय ने क्या कहा, हम वहां पे रिजीम चेंज करेंगे, हम वहां पे रिजीम चेंज करेंगे, यानी जो इस्लामी क्रांति की जो सरकार है उसको पूरी तरीके से नेस्तनाबूद करके नए तरीके की सरकार वहां स्थापित करेंगे, ये उन्होंने कहा।
उसके बाद उन्होंने कहा कि हम तय करेंगे कि जो रिजीम का नेता कौन होगा, आई विल डिसाइड। तो सबसे बड़ा क्लाइम डाउन तो यही हो गया कि आप ये कह रहे थे कि जो रिजीम वहां पे मौजूद है उस रिजीम को हम बदल के एक नई रिजीम लेकर आएंगे। अब जब आपको कुछ समय के बाद इस बात का एहसास हो गया कि दरअसल इस रिजीम को बदलना उनके बूते की बात नहीं है, उनकी शक्ति के बाहर की चीज है, तब उन्होंने कहा उसी रिजीम में से जो उनकी पसंद का आदमी होगा उसको हम वहां का सुप्रीम लीडर बनाएंगे या उसको वहां का हम नेता घोषित करेंगे, हम तय करेंगे ये मॉडल। अब वो क्या कह रहे हैं कि द वॉर विल एंड सून। इसके पहले आपने क्या ध्यान दिया था? इसके पहले 2-3 दिन पहले उन्होंने बयान दिया था कि जबरदस्त तरीके से हमला करेंगे। तो ट्रंप लगातार अपना गोल पोस्ट बदलते जा रहे हैं। उनको यह बात बहुत जल्द समझ में आ गई कि दरअसल नेतन्याहू ने उनको बुरी तरीके से ईरान के युद्ध में फंसा दिया है, और चूंकि युद्ध में कूदने का उनके पास कोई स्पष्ट कारण नहीं है, ना कोई कारण वो अमेरिका की जनता को बता पाए हैं, इसलिए इस वक्त अमेरिका के अंदर ट्रंप लगातार अलोकप्रिय होते जा रहे हैं। और अलोकप्रिय होने के साथ साथ उनकी जो स्थिति है वो बहुत कमजोर होती जा रही है। और उनको यहां तक कहना पड़ा कि अगर मिड टर्म इलेक्शन में अगर वो नहीं जीते तो फिर वो इम्पीच भी हो सकते हैं। अब इन सब चीजों को अगर आप जोड़कर देखें तो बहुत स्पष्ट है कि आनंद फानन में युद्ध में कूद तो पड़े हैं, लेकिन अब उनको समझ में आ गया है कि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति है, लेकिन उसके बावजूद भी ईरान को झुकाने की ताकत फिलहाल उनके पास नहीं है, या ईरान के अंदर मनमाने बदलाव करने की उनके पास कोई ताकत नहीं है। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ जो नेतन्याहू का जो बयान है अगर आप उसको देखें तो नेतन्याहू के बयान में एक बात स्पष्ट है कि उन्होंने भी अपना गोल पोस्ट चेंज किया है, लेकिन नेतन्याहू के दिमाग में यह बात बिल्कुल स्पष्ट थी और लगातार उसको कहते भी रहे हैं। उनकी कोशिश वहां पे रिजीम चेंज की पहली कोशिश है, लेकिन दूसरी कोशिश उनकी यह है कि ईरान मध्य पूर्व एशिया में इतना कमजोर हो जाए कि फिर कभी वो इजराइल के लिए खतरा ना बने। इसलिए यह युद्ध नेतन्याहू के हक में है। दूसरा, नेतन्याहू खुद इस वक्त भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में फंसे हुए हैं, उनके खिलाफ वहां पे जबरदस्त माहौल है इजराइल के अंदर, और वो जानते हैं कि जैसे ही युद्ध खत्म होगा उनकी स्थिति कमजोर होगी, उनको अपना प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ेगी और हो सकता है वो जेल आने वाली जिंदगी जेल में काटे। तो नेतन्याहू के हक में है कि कम से कम वो इजराइल के लोगों को बता सके, देखिए आप हमारे खिलाफ कुछ भी करें लेकिन हमने इजराइल को अपने प्रधानमंत्री के काल में पूरी तरीके से सुरक्षित कर दिया है। अब हमास नाम की चीज है वो लगभग खत्म हो गई है, हिजबुल्लाह बहुत कमजोर हो चुका है, हुतीज बहुत कमजोर हो चुके हैं, इराक के जो जिहादी वो बहुत कमजोर हो चुके हैं, और इन सबको स्पॉन्सर करने वाला जो ईरान है वो भी बहुत कमजोर हो चुका है। लिहाजा हमने इजराइल का भला किया है और इजराइल के पक्ष में हमने काम किया है। तो नेतन्याहू का जो मोटिव है, नेतन्याहू का जो इंटेंट है, नेतन्याहू का जो उद्देश्य है वो तो साफ दिखाई पड़ रहा है। उन्होंने थोड़ी बहुत कंप्रोमाइज जरूर किया है क्योंकि उनको मालूम है कि अगर अमेरिका उनके साथ नहीं होगा तो इजराइल इस युद्ध में लंबे समय तक हिस्सेदारी नहीं कर सकता है। इसलिए वो कह रहे हैं कि वी आर नॉट डन येट, लेकिन ये एक कमजोर स्टेटमेंट उनकी तरफ से है। अब इसके उल्टे अगर आप देखिए कि जो ईरान से जो आवाज आ रही, मैंने 2 दिन पहले आपके बल्कि कल के प्रोग्राम में कहा था कि भाई ये जिस तरीके से मुस्तफा को चुना गया है सुप्रीम लीडर के तौर पर, दरअसल ये डिफायंस है। यानी ईरान जो अमेरिका इजराइल की इच्छा के खिलाफ उनके हमले से घबरा के नहीं बल्कि उनको डिफाई कर रहा, पब्लिकली डिफाई कर रहा है, इसलिए मुस्तफा को उन्होंने लेकर आए हैं कि तुमने उनके पिता का कत्ल किया है, लेकिन ईरान आपसे झुकने वाला नहीं है। ईरान जो अली खामनेई की जो विरासत है, जो उनकी परंपरा है, उसको आगे बढ़ाते हुए उसी शख्स को ईरान का सुप्रीम लीडर घोषित कर रहा है या बना रहा है जो उस परंपरा को आगे बढ़ा रहा है। यानी जो पॉलिटिक्स, जो विचारधारा अली खामनेई लगातार अमेरिका के विरुद्ध चला रहे थे, लगातार इजराइल के विरुद्ध चला रहे थे, अब हम उसी के रास्ते पर आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो इस पूरे में अगर तीनों के बयान को आप देखेंगे तो सबसे कमजोर बयान डोनाल्ड ट्रंप का है। वो किसी तरीके से इस युद्ध से बाहर निकलना चाहते हैं, उनको अपनी कमजोरी का एहसास हो गया है। नेतन्याहू काफी हद तक अपने मकसद में कामयाब रहे हैं और ईरान ने यह साबित कर दिया है कि वो अमेरिका और इजराइल की धमकियों से या उनके हमलों से डरने वाला नहीं है। वो आगे बढ़ता जा रहा है, भले ही उसकी बर्बादी बहुत हुई है, भले ही उसको बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन वो डिफाइंड है। आशुतोष सर, तो ट्रंप का पुतिन से बात करने का क्या मकसद होगा? और ये भी कहा कि उन्होंने कहा कि मदद करना चाहते हैं, और इसका मतलब बहुत साफ है। इसका मतलब बहुत साफ है कि ट्रंप इस युद्ध से बाहर निकलना चाहते हैं। ये जग जाहिर है कि ट्रंप और पुतिन के बीच में एक रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप का मतलब उनके बीच में दोस्ती ना भी कहें, लेकिन वो जब अमेरिका के राष्ट्रपति पहली बार चुनाव लड़ रहे थे तब ये कहा गया था कि दरअसल पुतिन ने हिलरी क्लिंटन के खिलाफ ट्रंप को जिताने में बड़ी मदद की थी,
उनका जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था, उन्होंने इंटेलिजेंस की कुछ रिपोर्टें थी, उस मामले में उन्होंने काफी मदद की थी ट्रंप की। और जब ट्रंप चुनाव हार गए उसके बाद वो 4 साल तक राजनीति में नहीं थे, उस वक्त भी उनके रिश्ते जो है पुतिन से बेहतर थे। बल्कि ये कहा जाता है कि दरअसल ट्रंप के परिवार के कुछ व्यापारिक रिश्ते रूस में है, जिनको पुतिन लगातार प्रोटेक्ट करते रहते हैं या उनकी मदद करते रहते हैं। दिक्कत पुतिन और ट्रंप के बीच में ये हो गई कि युद्ध के पहले, मतलब माफ करिएगा, चुनाव के पहले तक ट्रंप को ये लगता था कि चुनाव हम जीतेंगे, राष्ट्रपति बनेंगे, पुतिन से हम कहेंगे और पुतिन युद्ध छोड़ देगा, युद्ध खत्म कर देगा। वैसा हुआ नहीं। तो इस बीच में उनके और उनके बीच में तल्खी हो गई। इसलिए आपने देखा कि भारत के ऊपर आरोप लगा दिया गया कि आप रूस से लगातार तेल खरीद रहे हैं और इसलिए रूस के युद्ध को आप फंड कर रहे हैं, तो लिहाजा आप रूस से तेल लेना बंद कर दीजिए। लेकिन ट्रंप को यह बात मालूम है कि चूंकि वो खांटे धंधाबाज आदमी है, इसलिए उनको ये बात अच्छी तरीके से मालूम है कि आज की तारीख में 2 ऐसे देश हैं जो ईरान के ऊपर दबाव डलवा सकते हैं और बीच का रास्ता निकलवा सकते हैं। एक रूस, दूसरा चाइना। और रूस में भी सिर्फ पुतिन की चलती है। अगर आपको ध्यान होगा तो पिछले दिनों जब मुस्तफा खमेनी को सुप्रीम लीडर बनाया गया, उसके बाद इजराइल की तरफ से आवाज आई कि हम इनको भी खत्म कर देंगे, तो सबसे तगड़ी प्रतिक्रिया पुतिन ने दी थी। बोला, उन्होंने कहा था कि ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। चाइना ने भी रूस के हाँ मिलाते हुए कहा ये एक्सेप्टेबल नहीं है। यानी ट्रंप को पता है कि अगर बीच का रास्ता कोई निकाल सकता है तो पुतिन, और पुतिन ही ईरान की लीडरशिप से बात कर सकते हैं। छोटे मोटे देश जैसे ओमान है, कतर है, बहरीन है, अब इनसे बात नहीं चलेगी। तो चूंकि पुतिन ईरान से बात कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने पुतिन से लंबी चौड़ी बातचीत की है। और जो बात ट्रंप कह रहे हैं कि ये युद्ध जो है लंबा नहीं खींचेगा, तो कहीं ना कहीं जो पुतिन से उन्होंने बात की है उससे इस बात के कोरोबोरेटिव एविडेंसेस मिल रहे हैं। देखिए, ये युद्ध मैंने कहा कि तीनों में से सिर्फ इजराइल, और इजराइल में भी सिर्फ नेतन्याहू के पक्ष में है। ये युद्ध ट्रंप के पक्ष में नहीं है, उससे ट्रंप को कोई फायदा नहीं हो रहा है, उनकी बदनामी हो रही है, वो अलोकप्रिय हो रहे हैं और चुनाव भी हार सकते हैं। और अगर चुनाव हारे मिड टर्म पोल सेनेट और कांग्रेस का, तो वो और उनके उपराष्ट्रपति दोनों इम्पीच भी हो सकते हैं। ये वो अच्छी तरीके से जानते हैं। जी, नेतन्याहू के बारे में आप बता भी चुके हैं, लेकिन इसमें पुतिन का क्या फायदा? क्या रूस पर प्रतिबंध ट्रंप कुछ कम करने की सोचेंगे? नहीं, देखिए, पुतिन को जो फायदा होगा कि पुतिन एक तरीके से कहें, पुतिन को कोई बहुत ज्यादा फायदा इससे होने वाला नहीं, लेकिन इससे जो पुतिन और रशिया का जो स्टेचर है ग्लोबल पॉलिटिक्स है वो बढ़ेगा। जो परसेप्शन है कि जो आपने रूस को पूरी दुनिया के पॉलिटिक्स में पूरी तरीके से अलग थलग कर दिया है, उनके ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं, तो ये एक फायदा रूस को हो सकता है या पुतिन को फायदा हो सकता है कि जो उनके पास सैंक्शन लगे हुए उसमें ढील हो जाए और जो दुनिया के नक्शे पर जो अलग थलग पड़े हुए हैं वो उसमें थोड़ी सी कमी आ जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि पुतिन का स्टेचर बढ़ेगा कि देखिए, हमने इतने बड़े युद्ध को, जिसमें पूरी दुनिया तबाह हो रही थी, पूरी दुनिया को नुकसान हो रहा था, मेरी वजह से वो युद्ध थम गया है, तो कम से कम दुनिया को मेरे प्रति थोड़ा सा एहसान मानना चाहिए। तो स्टेचर बढ़ेगा, परसेप्शन बढ़ेगा, ये पुतिन को फायदा होगा। लेकिन इन टर्म्स ऑफ रियल पॉलिटिक्स अगर आप कहें तो कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। और हो सकता है कि अगर पुतिन ईरान के इस युद्ध को रुकवा दें तो फिर ईरान और माफ करेगा रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध है उसमें पुतिन की बार्गेनिंग पावर थोड़ी और स्ट्रांग हो जाए और जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं, वो पुतिन को थोड़ी और सहूलियत देने के लिए तैयार हो जाए। भारत के बारे में क्या कहेंगे? खामेनी की जब मौत हुई तो मोदी जी शांत रहे, श्रद्धांजलि भी नहीं दी, दबाव पड़ा, फिर विक्रम मिस्री दूतावास पहुंचे ईरान के, उसके बाद भी संसद में बोले, कुछ नहीं बोला गया। तो चर्चा तो उस टाइम चली थी, बाकी जो हमारे पड़ोसी देशों वहां पर हुई कि जब मामला यह खत्म होगा तब ईरान का भारत से संबंध कैसा होगा, कुछ बदलाव होगा नहीं होगा? देखिए, मैं तो ये कहूंगा, हालांकि मैं ये कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं कहूंगा कि भारत ने बहुत बड़ी गलती की है। पूरी तरीके से इजराइल के साथ खड़ा होकर उन्होंने वाकई में बहुत बड़ी गलती की है। जो रोल आज की तारीख में पुतिन निभा सकते हैं या दूसरे देश निभा सकते हैं, भारत इस रोल को बहुत अच्छे तरीके से निभा सकता था। भारत के रिश्ते ईरान से भी बहुत अच्छे हैं, भारत के रिश्ते इजराइल से भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई दबाव भारत के ऊपर था, भारत का मतलब मोदी सरकार के ऊपर कोई ना कोई ऐसा दबाव था जिसकी वजह से हम पूरी तरीके से इजराइल के साथ खड़े हो गए, अमेरिका के साथ खड़े हो गए और हमने कई गलतियां एक साथ कर दी हैं। ये मत भूलिएगा कि ईरान एक बहुत ही सिविलाइजेशनल कंट्री है, एक बहुत पुरानी सभ्यता है, भारत से उसके बड़े पुराने रिश्ते हैं। जब वो बहुत मुसीबत में था, मुश्किल में था, जब उसके सुप्रीम लीडर का कत्ल हुआ और अमेरिका और इजराइल ने उसका कत्ल किया, उस वक्त हम उसके साथ नहीं खड़े थे। ये बात भूलने लायक नहीं है। आपको अच्छी तरीके से याद होगा कि अभी हाल में क्या मतलब, जो अभी बातचीत चल रही है तेल को लेके, तेल का जो संकट है, उस संकट में जब अमेरिका ने कहा कि आप रूस से 30 दिन के लिए तेल ले सकते हैं,
तब रूस ने जो रुख अख्तियार किया वो इस बात का सबूत है कि रूस भी जला भुना बैठा हुआ भारत ने जिस तरीके से स्टैंड लिया है तेल खरीदने के मसले के ऊपर, और वो साफ तौर पे कह रहा है कि मार्केट रेट से $4 ज्यादा प्रीमियम पर हम आपको तेल देंगे। यानी जो रूस हमको डिस्काउंटेड रेट पर तेल दे रहा था, अब वो मार्केट रेट से $4 एक्स्ट्रा जो है वो लेने के बारे में बात कर रहा है। तो ये बड़े पुराने देश हैं, इनकी अपनी अलग सभ्यताएं हैं, इनकी अपनी अलग संस्कृति है, और ये बड़े अलग तरीके के मुल्क हैं। तो आपने रूस से एक तरीके से दुश्मनी मोल ले ली, आपने ईरान से दुश्मनी मोल ले ली, और आपको इस बात को अच्छी तरीके से पता है ट्रंप वो आदमी जो लगातार आपको बेइज्जत करता रहा है, वो लगातार कह रहा है कि मैं चाहूँ तो मोदी जी की राजनीति को खत्म कर सकता हूं, पॉलिटिकल करियर खत्म कर सकता हूं। जो इस तरीके की बातें करता रहा हो, आप उसके साथ कैसे खड़े रह सकते हैं? तो इसलिए जो सबसे अच्छी स्थिति थी वो यही थी कि भारत बीच का रास्ता रखता, वो तेहरान से भी सहानुभूति रखता, इजराइल से भी सहानुभूति रखता, और अगर सहानुभूति नहीं भी रखता तो कम से कम दोनों से इक्वी डिस्टेंस मेंटेन करके चलता, क्योंकि दोनों से उसके रिश्ते पिछले दिनों बेहतर थे। ऐसे में वो दोनों के बीच में एक बीच बचाव का रास्ता निकाल सकता था, मीडिएशन कर सकता था। लेकिन न जाने कौन सा दबाव है, न जाने कौन सी पॉलिटिक्स है, जिसकी वजह से भारत ने अपने रिश्ते पूरी तरीके से ईरान से खत्म कर लिए, और जब उसको ठीक करने की कोशिश की तब तक काफी देर हो चुकी है। बिल्कुल। तो अब ट्रंप ने एक हिसाब से बात तो कही है ईरान, लेकिन अभी कह रहा है कि मैं अपनी सुनूंगा, ट्रंप नहीं युद्ध खत्म करेंगे। लेकिन भारत के बारे में जो आशुतोष जी ने अभी बताया कि भारत एक हिसाब से बीच में फंस गया है, इजराइल का साथ दिया ईरान के टाइम में, और उधर पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि उनके जो सेना के अध्यक्ष वहां पर पहुंचे यूएई में, तो उन्हें समझाने गए थे कि ये आप पे हमला नहीं है, अमेरिका आपको भड़का रहा था। तो उन्होंने तो और सही किया, उनके ट्रम्प से भी बने हुए हैं, उनके खाड़ी देशों से भी बने हुए हैं, और बीच में उन्होंने काम भी किया, वो भी नॉर्मल था। भारत एक तरफा दिखा तो उसका नुकसान कितना होता है भारत को, जब मामला ये खत्म होता है युद्ध, ईरान का रिएक्शन क्या होता है, जो भी होगा हम आप। दोस्तों, आज हमने देखा कि किस तरह ट्रंप अमेरिका पुतिन के बयानात के दरमियान एक बहुत बड़ा खेल चल रहा है, और ईरान ने साबित कर दिया कि वो किसी भी धमकी से पीछे नहीं हटेगा। ये जंग सिर्फ ताकत या ताकतवर ममालिक का मामला नहीं, बल्कि यहाँ सियासत, हिकमत अमली और आलमी ताकतों के बीच की चालाकी चल रही है। हमें समझना होगा कि सिर्फ बड़ी ताकतें नहीं, बल्कि हर छोटा मुल्क और हर फैसला आलमी सियासत पर असर डाल सकता है। लेकिन सबसे हैरान होने की बात यह है कि अभी ऐसा कुछ होने वाला है जिससे शायद पूरी दुनिया का तवाज़ुन बदल जाए। क्या ट्रंप वाकई इस जंग में फंस गए हैं, या फिर ये सब एक बड़ी सियासत का हिस्सा है? अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें, और आपके जवाब पढ़ने के लिए हम मुंतज़िर रहेंगे। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हमारी हर ताज़ा वीडियो फ़ौरन मिले।